हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है मेरा विद्यार्थी जीवन। इस पाठ में मोहनदास करमचंद गांधी के विद्यार्थी जीवन की कहानी के बारे में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ की कहानी कुछ इस तरह से है। स्कूल में मैं बहुत होशियार नहीं था तो बहुत मूर्ख भी नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहता था और हर साल स्कूल से विद्यार्थियों के घर पे जो संदेश जाते थे विद्यार्थियों के बारे में बताने के लिए, उसमें कभी भी मेरी कंप्लेन, कभी भी मेरे चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें और 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 5 रुपए की मानसिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्तियां मिलने में मेरी योग्यता की उपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरह से तो मुझे याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती थी तो मुझे आश्चर्य तो होता ही था, साथ ही साथ खुशी भी मिलती थी। परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता था। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता था जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे बहुत बुरा लगता था और ये सारी बातें सोच के मुझे बहुत रोना भी आता था। मुझे याद है एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो बहुत दुख न हुआ कि मैं पिटा हूँ, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। ठीक है, दंड का पात्र मतलब मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, लेकिन मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट कर खूब रोया। मुझे बहुत रोना आ रहा था यह सोच कर। यह घटना पहली या दूसरी कक्षा में मेरे साथ घटी थी। उस समय दोरा बजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन का बहुत पालन करते थे। उनकी कक्षा में सारे विद्यार्थी अनुशासन के नियमों का पालन करते थे और काम लेते तथा पढ़ाई भी अच्छी कराते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मेरा जी खेल में कभी नहीं लगता था। खेल अनिवार्य होने के कारण मैं व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने कभी ना जाता था। अनजाने में मेरा यही कारण था कि मुझे खेल पसंद नहीं थे। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अभिरुचि मेरी भूल थी। मतलब उस समय मुझे व्यायाम पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय व्यायाम सीख लिया होता तो आज वो भी मेरे लिए सही होता। उस समय मेरे अंदर ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं होता। पीछे जाकर मैंने जाना कि व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा। मतलब कि शिक्षा के साथ साथ व्यायाम या खेल भी आपके लिए जरूरी है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान न हुआ। इसका कारण है कि पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमने से भी आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। मुझे पसंद आया और तभी से मुझे घूमना अच्छा लगने लगा और मैं खूब घूमता था, जो कि अब तक मेरे अंदर है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा जो मेरे अंदर थी। मुझे पिताजी की सेवा करने की इच्छा बहुत अच्छा लगता था। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर मैं उनकी सेवा में जुट जाता था। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों कर मुक्त करने लगे।
एक शनिवार की सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम से जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा गए थे, इस कारण समय का पता ही ना चला। मुझे घड़ी नहीं थी कि मैं टाइम देख सकूं, और आकाश में बादल छा गए थे, इसलिए मुझे टाइम का भी अंदाजा नहीं लगा। बादलों ने मुझे उस समय मानो धोखा ही दे दिया। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया, मतलब मैं उपस्थित नहीं था उस कक्षा में, व्यायाम की कक्षा में। मुझसे कारण पूछा और मैंने जो उन्हें कारण बताया वो तो सच ही था, लेकिन उनको वो कारण झूठ लगा। उनको लगा मुझे व्यायाम तो पसंद नहीं है और मैं उससे बचने के लिए झूठी कहानी बना रहा हूँ। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया, जो कि मैं झूठा नहीं था। मैंने मेरे साथ जो बीती थी घटना, मैंने उस घटना के बारे में बताया, लेकिन गिमी साहब नहीं समझ सके। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा। मन मरोस कर रह पड़ा मेरा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान ही नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ स्मरण है कि अंत में वह जुर्माना माफ कर दिया गया था। मुझ पे कुछ जुर्माना लगा दिया गया था जो मैंने भूल की थी, और मुझे याद है कि वो जुर्माना शायद अंत में माफ भी कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर, मैंने पिताजी से अनुरोध किया, बहुत रोया और पिताजी के पास आया और बोला कि मुझे व्यायाम नहीं करना है। कुछ दिन बाद पिताजी ने खत में लिखा था, वो चिट्ठी हेडमास्टर को मिली और मतलब उसमें पिताजी ने आग्रह किया था कि मुझे मेरे बच्चे को व्यायाम नहीं पसंद है, वो नहीं करेगा, उसे उस टाइम में मेरी सेवा करनी है। तब जाकर मुझे उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़ी तो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में ना जाने कहां से आ गई, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे व पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब मैं बहुत लजाया और पछताया। मुझे ये सारी चीजें देखकर बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अगर आपने कोई लेख लिखा है और उसमें कुछ गलती है तो मतलब कि आपकी शिक्षा पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कब मिट्टी चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की थी, उसे मैं फिर आज तक ना सुधार सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए आलेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और पशुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता। जब लेखन कला बनाकर चित्र आदि बनाना सीख जाता, तब यदि अक्षर लिखना सीखें तो उनके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर इस विषय से मेरा तो दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे, बहुत ही अच्छे थे। वो विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझाते थे। संस्कृत और फारसी वर्ग में से एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी, मतलब दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ना था। और मैंने आपस में विद्यार्थियों को बात करते हुए सुना कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करते हैं उतने पर भी वह निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम
किसके लड़के हो? धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते? तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रट की वो घूंटे मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं बहुत शर्मिंदा हुए आचार्य जी की बात सुनकर। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना ना कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैं समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपको भी संस्कृत से डर लगता है ना, तो संस्कृत सबके लिए जरूरी है। ठीक है, अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत हिंदी भाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर न हो, तो ये भाषाएं भार न मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषा का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती तथा संस्कृत, इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यदि उर्दू, फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं, मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। जो चीज शिक्षकों के पास से सहेज ही मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ ना कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं इस बात का अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पढ़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए इस बात अब मैं बहुत खल रहा है कि मैंने बचपन में अच्छे से पढ़ाई संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा, कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ ना हो पाया। तो बच्चों, ये मोहनदास करमचंद के गांधी जी की बचपन की कहानी थी। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी। तो बाय स्टूडेंट्स।